हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं और मेंसुरेशन में मैंने काफ़ी सारे 2D के डायग्राम्स बताए हैं और हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, हमारा क्या क्या सिलेबस है, वो मैंने आप लोगों को 2-3 दिन पहले मतलब फ्राइडे को ही आपके लिए डाल दिया था। जो मेरा लिंक है इसमें दिया हुआ है टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसमें डाल दिया था कि क्या क्या सिलेबस हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं 2D और 3D में। तो उस सिलेबस को आप लोग देखिए, उसको हम लोग कंप्लीट कवर करेंगे। पहले मैं आप लोगों को कंप्लीट थ्योरी पढ़ाऊंगा और फिर उस पर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। ये जो 2 चैप्टर होते हैं ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, इनका पढ़ने का तरीका यही होता है। अलग अलग चैप्टर पढ़ने का अलग अलग तरीका है, किस टाइप से हम लोग उनको पढ़ेंगे ये चीज़ें। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें थ्योरी के साथ क्वेश्चंस करने चाहिए और फिर आगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और करने चाहिए। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं कि पहले कंप्लीट थ्योरी हो ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े कि इसमें क्या क्या होता है, और फिर कोई भी क्वेश्चन आए तो खुद सोल्व करने की कोशिश करो और फिर आप लोग उसका सॉल्यूशन देखो तो चीज़ें ज़्यादा और सही तरीके से समझ में आती हैं। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को 2 आसान से पॉइंट, जिनका मैं लगभग 60% आप लोगों को ज्योमेट्री में भी पढ़ा चुका हूँ। तो जब भी मैं आप लोगों को मेंसुरेशन पढ़ा रहा हूँ और जो भी 2D के टॉपिक जैसे उसमें पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम में सारे वहाँ भी आ चुके हैं, तो उनको आप लोग रिवाइज कीजिए क्योंकि वहाँ हर क्यों का जवाब और मैंने एकदम आसानी से और धीरे धीरे उन चीज़ों को समझाया है, ईजी वे में आप लोगों को बताया था। तो आप लोग उनको साथ साथ देखना। आज की क्लास में 2 जो हम लोग क्वाड्रिलेटरल, आपको पता है चतुर्भुज पढ़ रहे हैं, और क्वाड्रिलेटरल में भी हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज और रोम्बस के बारे में, समचतुर्भुज के बारे में, क्योंकि लगभग में इसकी जो चीज़ें हैं रोम्बस, समचतुर्भुज, इसकी 50% से भी ज़्यादा चीज़ें, 70% जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ जब मैंने ज्योमेट्री पढ़ाया था उस टाइम। तो ये दोनों टॉपिक आप लोग अच्छे से ध्यान से वहाँ से एक बार वापस पढ़ लीजिए ताकि आपको सही तरीके से और अच्छे से सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें सारी नॉलेज हो जाए, क्योंकि इनकी जो डायगनल्स की प्रॉपर्टी होती हैं वो मैं वहाँ पर बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा चुका हूँ। कुछ एरिया के भी मैंने बताया था कि एरिया किस टाइप से होता है, वो सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए कि सबसे पहले पैरेललोग्राम और रोम्बस में अपने पास होते क्या हैं। ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल, ऐसा कोई भी चतुर्भुज जिसके अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल हो, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता। इसके अपोजिट साइड बराबर भी होती है और पैरेलल भी होती है, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता। प्रत्येक कोण 90 डिग्री होते ही रेक्टेंगल बन जाएगा, जो मैंने फ्राइडे को आप लोगों को पढ़ाया था। और प्रत्येक कोण 90 डिग्री अगर नहीं होता तो फिर अपने पास इस टाइप से ये अपने पास पैरेललोग्राम बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। अगर कभी भी रोम्बस अगर है, अगर किसी भी चतुर्भुज की, किसी भी क्वाड्रिलेटरल की, अगर चारों साइड्स इक्वल हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो गया तो तुरंत अपने पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। और प्रत्येक कोण अगर 90 डिग्री नहीं है, इसका मतलब क्या बन जाएगा, वो अपने पास चारों साइड्स बराबर होते ही अपने पास रोम्बस या समचतुर्भुज बन जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखना। अब कोशिश करना समझने की। यहाँ पर हम लोग समझेंगे, पहले मैं पैरेललोग्राम के बारे में बताता हूँ, फिर मैं आप लोगों को रोम्बस के बारे में सिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इसका अब हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और ध्यान रखना क्वेश्चंस हम लोग यहीं पर, मैं क्वेश्चन इनमें बताने की शुरुआत नहीं कर दूंगा कि 3 पॉइंट बताए और तुरंत 5 क्वेश्चन करवा दिए और ये अपना ख़त्म हो गया। मैं क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं करवाऊँगा। क्वेश्चन इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं बाद में एक साथ आपके लिए सोल्व करवाऊँगा। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से है, ये यहाँ पर पैरेललोग्राम में बता चुका हूँ होता क्या है। ये इस प्रकार से है, ये साइड मान लो नीचे, इसको बेस बोले हम लोग, तो ये बेस है और ये अपने पास साइड मान लो ए है। हम लोग पढ़ रहे हैं इसका मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, अब इसकी क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं। और क्षेत्रमिति में हमें पता होना चाहिए कि इसका एरिया क्या होगा। तो ध्यान रखना, इसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है, ये हाइट अगर h है तो इसके क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा, एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, यहाँ पर हाफ हटके बेस इंटू हाइट बनता है एरिया या क्षेत्रफल। बार बार मैं, क्योंकि पिछले अगर आप लोग मेरा ये फर्स्ट लेसन अगर देख रहे हो तो इस लेसन को यहाँ से देखने के बजाय मेंसुरेशन की शुरुआत करना आप लोग फर्स्ट लेसन से।
तो यहाँ पर एरिया का जो अपने पास फॉर्मूला है वो होता है बेस इंटू हाइट, और यहाँ पर अपने पास एरिया का फॉर्मूला ये होता है, इसका पेरीमीटर 2 बार आप लोग इस साइड पर चलोगे, 2 बार आप लोग इस साइड पर चलोगे तो 2 इंटू ए प्लस बी लिख सकते हो, लेकिन वो ज़्यादा अपने पास वैसे ही याद कर लो, उसको तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2b प्लस 2a इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। याद करने की ज़रूरत क्या है कि ये कोण अगर हम लोगों को दिया हुआ है थीटा, 2 साइड और उसके बीच का कोण अगर हम लोगों को दिया हुआ है, कभी भी अगर गिवन है तो एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो होगा अपने पास a इंटू बी, और उसके बीच का कोण हम लोग लेंगे साइन थीटा में। यहाँ पर अपने पास इस प्रकार से ये 2 साइड और बीच का कोण अगर दे तो एरिया का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, ये आप लोग ध्यान रखना, क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा वो होगा a इंटू बी इंटू साइन थीटा। और यहाँ पर अगर दोनों डायगनल्स इसके दिए हुए, दोनों विकर्ण अगर इसके दिए हुए, इसके दोनों डायगनल्स अगर कभी भी दे, इसके दोनों विकर्ण दे, जैसे ये कोण मान लीजिए हमने यहाँ थीटा ले लिया है तो ये वाला कोण फाई मान लीजिए, तो इसके दोनों विकर्ण देकर और उसके बीच का कोण देकर अगर कभी भी क्षेत्रफल पूछता है तो अपने पास इसके क्षेत्रफल का या एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होगा हाफ d1 इंटू d2, और बीच का कोण आप लोगों को याद होगा हमेशा साइन में लेते हैं, साइन फाई। हम लोगों ने दोनों जगह एंगल अलग अलग लिए, एक जगह थीटा लिया है, एक जगह फाई। इसके बीच का कोण अगर थीटा है तो यहाँ हमने अलग एंगल लिया है, वहाँ थीटा ही नहीं ले लिया, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे कि सर ये दोनों एंगल बराबर होते हैं क्या, फिर आप लोग ऐसे पूछना शुरू कर दोगे। तो इसलिए मैंने अलग अलग ले लिए, एक कोण थीटा एक फाई, दोनों बराबर नहीं होते, अलग अलग एंगल होते हैं। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, आप लोग हमेशा एक फॉर्मूला ये ही कभी कभार पढ़ लेते हो, ये छोड़ देते हो, और आजकल इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा बेसिक अगर देखें तो 3 फॉर्मूले सबसे ज़्यादा यही काम में आता है अभी तक, लेकिन आगे वाले भी आप लोगों को पता होने चाहिए कि इसके जो क्षेत्रफल के फॉर्मूले हैं वो अपने पास 3 फॉर्मूले हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला अगर आप लोग लिखना चाहो तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए प्लस बी। तो ये शुरुआत हम लोग करते हैं आसान चीज़ों से, एकदम आसान चीज़ों से। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ पॉइंट्स हम लोग और समझते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पैरेललोग्राम और रोम्बस के बारे में कंप्लीट हम लोग देखेंगे, कंप्लीट हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूँ, इस प्रकार से यहाँ से अगर कभी भी अपने पास ये कोई भी पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ऐसे कोई भी आकृति जिसके अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल हो, पैरेललोग्राम होगा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है इसका। तो ध्यान रखना, ये साइड अगर अपने पास ए है और ये साइड अगर बी है और दोनों डायगोनल्स अगर दिए हुए हैं, ये वाला जो विकर्ण है ये तो मान लो d1 है और ये वाला विकर्ण दूसरा मान लो d2 है, ये d2 है और एक विकर्ण d1 अपने पास है। तो हमेशा ध्यान रखना इसकी दोनों साइड्स और एक डायगोनल देकर दूसरा डायगोनल हम लोगों से पूछ लेगा। और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। कुछ लोगों को जब एग्जाम में अचानक आता है तो समझ में नहीं आता कि दोनों विकर्ण दे दिए और एक साइड दे दी तो दूसरी साइड कैसे निकालूं, या इन चारों में से दोनों साइड और दोनों डायगोनल चारों में से कोई भी 3 देकर आप लोगों से चौथा पूछ सकता है कि बताइए ये क्या होगा। तो ध्यान रखना, अपने पास साइड जो है अपने पास डायगोनल ए का स्क्वायर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर होता है साइड फर्स्ट का स्क्वायर प्लस साइड सेकंड का स्क्वायर। ये अपने पास फॉर्मूला है। यहाँ डायगोनल्स में से कोई अपने को 2 देगा और तीसरा हम लोगों से डायगोनल्स 2 दे दिए, यहाँ पर ये दे दिए और तीसरा हम लोगों से पूछता है, ये आप लोग ध्यान रखना। तो ये आया कैसे, बात ये है कि ये सर इंपॉर्टेंट है तो आया कैसे, और ये चीज़ हम लोग हमेशा और हमेशा ही समझते हैं। मुझे बताइए, ये यहाँ से यहाँ तक इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ ADC की, मैं बात कर रहा हूँ ट्रायंगल ADC की। ये साइड A है, ये साइड B है और ये अपने पास यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट तक ये जो होगा अपने पास ये होगा d1/2, ये इधर d2/2 है और इधर वाला ये भी है d2/2। ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ मैं। डायगोनल्स हमेशा एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ऐसा मैं आपको समझा चुका हूँ ज्योमेट्री में। और मैंने बताया कि ज्योमेट्री वाली चीज़ें मैं यहाँ रिवाइज तो करवा दूंगा आप लोगों को 2-3 मिनट में, लेकिन वो अच्छे से तब समझ में आएंगी जब आप लोग वहाँ वाले जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से अगर देखोगे उस टाइम। ये जब भी आप लोगों को लगता है कि मैं पैरेललोग्राम रोम्बस यहाँ से पढ़ूँ तो साथ ही ज्योमेट्री भी आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि आजकल मिक्स होकर क्वेश्चंस आने लग गए हैं। और ज्योमेट्री के कंप्लीट वीडियोस में डाल चुका हूँ, उसके कुछ क्वेश्चंस मैं अभी और डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए। कम से कम उसके टोटल 55 लेसन आएंगे और 55 लेसन में ज्योमेट्री कंप्लीट होगी, तो उसके कुछ लेसन्स बचे हुए जो हम लोग बनाएंगे। देखिए ये आया कैसे वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बाकी ये तो मैं ज्योमेट्री में डाल चुका हूँ ये वाले क्वेश्चंस, तो इनको तो आप लोग देखना आज ही। अभी जब इसको देखो तो तुरंत वो वाले लेसन भी आप लोग देखना। तो वहाँ पर ज्योमेट्री में मैंने, अगर आप लोगों को याद है तो एक अपोलोनियम थ्योरम बताई थी।
जब मीडियन पढ़ाया था, क्योंकि मिड पॉइंट पर मिल रहा है तो ये मीडियन का काम कर रही है। मीडियन वाली आप लोग देखना, मीडियन जब मैंने पढ़ाया था माध्यिका सेंट्रोइड के बारे में, और इसके काफ़ी डिटेल से, काफ़ी डीप से मैंने आप लोगों को 2 पॉइंट इसमें समझाए थे, इससे रिलेटेड काफ़ी डीप से और काफ़ी अच्छे से मैंने 2 लेसन डाले थे, वो देखना। उसमें मैंने एक अपोलोनियन थ्योरम बताई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वहाँ पर मैंने बताया था कि अपने पास दो जो साइड्स हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ इसका स्क्वायर होगा d1 स्क्वायर बाई 4, और इसका जो स्क्वायर होगा इधर वाली साइड का स्क्वायर। अपोलोनियम थ्योरम आप लोगों को अगर याद नहीं है तो मैं एक बार बता देता हूँ इस प्रकार से, और आती कैसे है वो वहाँ पर मैंने समझाई थी। ये साइड a, ये साइड b, और ये साइड अगर c/2 है और ये मीडियन m1 है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर होता है ट्वाइस ऑफ m1 स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाई 4 के। ये माध्यिका m1 की जगह यहाँ पर d1/2 दे दिया, तो इसका स्क्वायर करोगे तो d1 स्क्वायर बाई 4, और इधर चाहे इसका स्क्वायर कर लो, चाहे इसका, चाहे इधर वाले का, चाहे इधर वाले का, बात एक ही है, तो d2 स्क्वायर बाई 4। और ये अपने पास 4 बाहर आकर इधर इंटू होगा तो ये बनेगा 4 बाहर आएगा तो 2 से कट जाएगा 2 बार, और इंटू होगा तो सोल्व कर लेना, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ये अपना आंसर है, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखना अच्छे से, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। आगे चलते हम लोग, एक चीज़ सभी लोग ध्यान रखना, अगर कभी भी अपने पास कोई भी पैरेललोग्राम अगर बनाए हम लोग दो पैरेलल लाइंस के बीच, ये चीज़ ध्यान रखना, दो पैरेलल लाइंस के बीच और एक के आधार पर कितने भी पैरेललोग्राम बना दो, उनका क्षेत्रफल हमेशा और हमेशा बराबर होता है। दो पैरेलल लाइंस के बीच और एक के आधार पर कितने भी आप लोग पैरेललोग्राम बना दो, उनका क्षेत्रफल बराबर बराबर होता है। ये हमेशा आप लोग ध्यान रखना। दो पैरेलल लाइंस के बीच और एक के आधार पर कितने भी समांतर चतुर्भुज बना दो आप लोग, इस प्रकार से कितने भी समांतर चतुर्भुज बना दो, उनका क्षेत्रफल, उनका जो एरिया होगा वो हमेशा इक्वल होगा। याद रखना, आप लोग लिख भी सकते हो ये लाइन, दो पैरेलल लाइंस के बीच और एक के आधार पर। क्यों होता है? क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच डिस्टेंस तो हमेशा सेम होनी है, दो पैरेलल लाइंस के बीच डिस्टेंस हमेशा सेम होनी है, और बेस मैंने सेम बोल दिया है। दो पैरेलल लाइंस के बीच डिस्टेंस हमेशा सेम होनी है, और बेस मैंने सेम बोल दिया है, बेस मैंने खुद ने सेम कर लिया। दो पैरेलल लाइंस के बीच और एक ही आधार पर बने हमेशा इनका जो क्षेत्रफल है वो हमेशा और हमेशा बराबर होगा। ये आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पर एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो होगा बेस इंटू हाइट। बेस मैंने सेम बोल दिया है और हाइट अपने आप सेम होनी है। तो हमेशा ध्यान रखना, दो पैरेलल लाइंस के बीच और एक के आधार पर बने पैरेललोग्राम्स का जो एरिया होगा वो हमेशा इक्वल होगा। ये आप लोग याद रखना। पैरेललोग्राम की कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने आप लोगों को समझाई थी ज्योमेट्री में, वहाँ अच्छे से समझाई थी मैंने, काफ़ी स्लो और काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ समझाया था, तो उनको तो आप लोग देख ही लेना। एक बार मैं बता देता हूँ कि पैरेललोग्राम के जो अपने पास अपोजिट एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। पैरेललोग्राम के विपरीत कोण बराबर होते हैं, और जो एडजेसेंट एंगल हैं, आसन जो कोण हैं, नज़दीक नज़दीक वाले जो कोण हैं, इस प्रकार से इनका सम अपने पास होता है 180 डिग्री। इनका सम जो होता है सभी का वो 180 डिग्री। मैंने ये भी समझाया इसमें, आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने ये बताया था कि इस प्रकार से यहाँ से दोनों जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, d1 नॉट इक्वल्स टू d2 इक्वल नहीं होते, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर भी नहीं होते, 90 डिग्री का कोण नहीं बनाते एक दूसरे पर, लेकिन एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। अगर ये 10 है तो इधर ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये 8 है तो 4 और 4 होगा। इनमें मैंने आप लोगों को जब ये प्रॉपर्टीज समझाई थी उस टाइम मैंने आप लोगों को ये बताया था, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को कहा था कि एक डायगोनल जो है इसके क्षेत्रफल को समद्विभाजित कर देगा, और मैंने वहाँ पर ये भी बताया था कि इस प्रकार से अगर कभी भी दोनों डायगोनल्स अगर हैं तो इसके एरिया को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। दोनों विकर्ण जो हैं इसके क्षेत्रफल को 4 बराबर बराबर भागों में बांट देंगे। ऐसा मैंने आप लोगों को बताया था, और ये क्यों होता है, कैसे होता है, और भी एक दो पॉइंट जो एक्स्ट्रा थे वो मैंने वहाँ पर समझाए थे, तो उसको आप लोग वहाँ से देख लेना और इन पॉइंट्स को आप लोग याद कर लेना। क्यों होता है वहाँ से समझ लेना। कहाँ से? ज्योमेट्री वाले मेरे वीडियोस से। यहाँ मेंसुरेशन चल रहा है तो मेंसुरेशन की और अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना, इसके अंदर कोई भी अपने पास पॉइंट है A, B, C और D, किसी भी एक को, और इस पर बेस्ड काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रखना, किसी भी एक को, चाहे AB को, चाहे CD को, चाहे BC को, चाहे CD को, चाहे AD को, किसी भी एक को
कंप्लीट साइड लेकर अगर एक ट्रायंगल बनाया जाए तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो टोटल के एरिया का हाफ होता है। ध्यान रखना, अपने पास इसका जो क्षेत्रफल होगा, चाहे यहाँ पर ये मिड पॉइंट नहीं है, कोई भी पॉइंट है P, तो ध्यान रखना ए पी बी का जो क्षेत्रफल होगा वो अपने पास हाफ होगा किसके, ABCD का क्षेत्रफल का। ये अपने पास इस प्रकार से अगर किसी भी बेस को लेकर इस प्रकार से बना दिया जाए तो उसका जो क्षेत्रफल है वो टोटल का हमेशा हाफ होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, यहाँ से कोई सा भी बेस लेकर, एक कंप्लीट बेस लेकर कोई सा भी, चाहिए ये ले लो, यहाँ से अगर एक ट्रायंगल बना दोगे आप लोग तो इसका जो क्षेत्रफल होगा इस ट्रायंगल का एरिया वो टोटल का हमेशा हाफ होगा। ये आप लोग ध्यान रखना। इस पर बेस्ड काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। ये पॉइंट आप लोग याद कर लेना अच्छे से। कोई सा भी बेस ले लो, एक चाहे ऊपर वाला बेस ले लो, इसको बेस लेकर ऐसे एक ट्रायंगल बना दोगे, एक चारों में से चार जो साइड्स हैं इसकी कोई सा भी एक बेस लेकर ऐसे अगर ट्रायंगल बना दोगे तो इसका एरिया टोटल का एरिया का हाफ होता है। ये ध्यान रखना। हाफ क्यों होता है, आसान एकदम। ये मान लो बेस है और इसकी हाइट मान लो h है, तो इसका क्षेत्रफल तो होगा अपने पास बेस इंटू हाइट, और ट्रायंगल का बेस तो वही होना है क्योंकि बेस कंप्लीट लिया है, और हाइट अपने पास ये है तो अपने पास हाइट वही सेम रहनी है। उसका एरिया होगा अपने पास, ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसकी जगह बेस इंटू हाइट की जगह इसका बड़े वाले का ABCD का क्षेत्रफल लिखा जा सकता है, तो हाफ इंटू ABCD का क्षेत्रफल, ट्रायंगल APB का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये पॉइंट आप लोग हमेशा ध्यान रखना। एक जो पॉइंट है ये आप लोग ध्यान रखना, और इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन जब आसान कोई पेपर आप लोग दोगे, कोई LDC और छोटे लेवल के पेपर जब दोगे उसमें आ सकता है। यहाँ पर ध्यान रखना, ये कोई सा भी बेस ले लो आप लोग, जरूरी नहीं ये नीचे वाला ही बेस लो। ये बेस लोगे तो ये हाइट लेनी पड़ेगी जो मान लो H1 है, और ये अगर बेस लेते हो तो ये वाली हाइट लेनी पड़ेगी जो अपने पास H2 है मान लीजिए। तो ध्यान रखना किधर से भी क्षेत्रफल निकालो, या तो इसमें सिमिलरिटी भी लगा सकते हो, समरूपता भी लगा सकते हो। कैसे, आप लोगों के पास अपने पास ये कोण इसके बराबर है, दोनों ट्रायंगल में एक कोण 90 डिग्री है, 90 डिग्री ये रहा, कोण बराबर है, तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर, और दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। आप सिमिलरिटी भी लगा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को ज्योमेट्री नहीं पढ़ा रहा, ज्योमेट्री तो मैं आपको कंप्लीट समझा चुका हूँ। मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ मेंसुरेशन। तो इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते हो, बेस इंटू हाइट, बेस B इंटू हाइट H1। यहाँ ये बेस लेते हो तो ये हाइट का मतलब जो 90 डिग्री का कोण बना है A इंटू H2, और ये दोनों बराबर हैं। अब इनमें से बेस, हाइट, बेस और हाइट, इनमें से कोई भी अपने को 3 देकर चौथा हम लोगों से पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं कि ये बेस दे दिया, ये हाइट दे दी, इस बेस पर हाइट पूछ ले, तो ये आसान सा क्वेश्चन बनता है। लेकिन थ्योरी में जब पढ़ा हुआ रहता है तो फिर आप लोग इसको आसानी से कर पाते हो। तो अगला पॉइंट मैं इसका समझाता हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास इस प्रकार से है, कोई भी पैरेललोग्राम के अंदर कोई पॉइंट अगर है A, B, C और D, और ये चीज़ें मैंने ज्योमेट्री में भी आप लोगों को समझाई है, ध्यान रखना। लेकिन कोई फर्स्ट टाइम स्टूडेंट है तो उसके लिए मैं एक बार छोटी छोटी चीज़ें वापस बता देता हूँ, नहीं तो मैं आपको पहले भी ये समझा चुका हूँ कि इसके अंदर कोई पॉइंट है और ये मेंसुरेशन का ही पॉइंट है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, D से P को मिला दिया जाए और A से P को मिला दिया जाए, ऐसे इधर वाले इसको मिला दिया जाए, और A1, A2, A3 और A4। तो ध्यान रखना A1 प्लस A3 का जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है A1 प्लस A3 का क्षेत्रफल A2 प्लस A4 के एरिया के बराबर होता है। A1 प्लस A3 का क्षेत्रफल A2 प्लस A4 के एरिया के इक्वल होता है। और ये पॉइंट रेक्टेंगल में भी वैसे ही प्रूव होता है, ये अपने पैरेललोग्राम में भी वैसे ही प्रूव होता है, ये ज्योमेट्री में भी मैंने प्रूव करके बताया। तो जो इसका प्रूव है कि कैसे होता है ये, वो आप लोग वहीं पर देखिए। A1 A3 बराबर होता है A2 इंटू A4 के। तो ये जो मैंने पढ़ा चुका हूँ मैं आप लोगों को ज्योमेट्री में भी, और पिछला जब मैंने फ्राइडे को मैंने आप लोगों के लिए एक लेसन डाला था रेक्टेंगल, उसमें भी मैं प्रूव कर चुका हूँ कि ऐसा होता क्यों है। तो वहाँ से आप लोग देख लीजिए, अभी आप लोग याद रखना। देखो अब हम लोग चलते हैं रोम्बस की तरफ, और मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ रोम्बस या समचतुर्भुज। रोम्बस या समचतुर्भुज होता क्या है ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। दोनों मीडियम में हम लोग साथ लेकर चलेंगे हमेशा, हिंदी और इंग्लिश में। प्योर हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट भी यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकता है, और प्योर हिंदी इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट भी यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकता है। तो यहाँ पर अगर चारों साइड्स इक्वल हैं,
ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स अगर इक्वल हैं तो ये होगा, ये इसका बेस है और ये इसकी हाइट है, या इसको आप लोग साइड बोल सकते हो क्योंकि इसकी सभी साइड इक्वल होती हैं। तो इसके जो एरिया का फॉर्मूला होता है, इसके जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा, कुछ लोग फॉर्मूले सारे नहीं पढ़ते, इसके एरिया या क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा वो होगा साइड इंटू हाइट, भुजा गुना ऊंचाई। बस एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं, हाफ d1 इंटू d2, उससे हमें प्रॉब्लम आएगी अगर अकेला सिर्फ और सिर्फ वही सीखा है तो सारे फॉर्मूले, पहला होता है साइड इंटू अपने पास हाइट होती है, दूसरा अपने पास इसके जो एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया या क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, ये दो साइड क्योंकि चारों इक्वल होती हैं, अगर इसकी साइड और उसके बीच का कोण अगर कभी भी दिया हुआ है तो इसके क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा तो वो होगा साइड इंटू साइड, दोनों को गुना करते हैं तो साइड को साइड से गुना किया तो साइड स्क्वायर, और बीच का कोण साइन में लिखते हैं साइन थीटा। साइड को साइड से इंटू करते अपने पास आ गया साइड स्क्वायर, और बीच का कोण हम लोग लिख लेंगे साइन थीटा में। और अपने पास यहाँ से इस प्रकार से अगर कभी भी हो इसका एरिया, तीसरा जो फॉर्मूला होता है, दोनों डायगोनल्स अगर दे, विकर्ण, डायगोनल्स यानी विकर्ण, तो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2। ध्यान रखना इसके जो दोनों डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो हाफ d1 इंटू d2, तो हम लोग लिख देंगे, इंटू करेंगे तो साइन थीटा, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो साइन 90 यहाँ पर लिखते नहीं है। तो ये फॉर्मूला वैसे काम में सबसे ज़्यादा यही आता है, आपको यही देखने को मिलेगा, लेकिन ये दोनों फॉर्मूले भी होते हैं, इनको आप लोग याद रखना, साइड इंटू हाइट और साइड स्क्वायर इंटू साइन थीटा, इनको भी आप लोग याद रखना। और यहाँ पर एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली आपको, जो आप लोगों को पहले भी मैंने आप समझाया है कि जब भी अपने पास अगर इस प्रकार से हो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, पैरेललोग्राम में मैंने आप लोगों को ऐसा बताया था, होता है 2 इंटू साइड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर दोनों ही साइड इक्वल हैं तो यहाँ भी साइड स्क्वायर और यहाँ भी साइड स्क्वायर मिलकर 2 साइड स्क्वायर हो जाएगा, और 2 साइड स्क्वायर को 2 से इंटू करोगे तो अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा 4 इंटू साइड स्क्वायर। बाकी आपको ये फॉर्मूला याद, इसमें ये फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें डायरेक्ट पता है कि ये वाला अपने पास डायगोनल d2 का आधा है और ये अपने पास d1 का आधा है, और ये d2 का आधा है और ये d1 का आधा है, और कोण अगर 90 डिग्री है तो पाइथागोरस से वैसे भी लिख सकते हैं, तो आसान है, d1/2 का स्क्वायर प्लस d2/2 का स्क्वायर, d2/4 आ जाएगा ना, d1/2 करोगे तो स्क्वायर होके 4 चला जाएगा, बराबर साइड स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से 4 आगे चला जाएगा। तो ये तो अपने पास वैसे भी आसान है, या दोनों डायगोनल्स देकर कभी साइड अगर पूछ ले तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। देखिए इसके अंदर की तरफ अगर कोई सर्किल बना दिया जाए, रोम्बस अगर है, इसके अंदर की तरफ चारों साइड्स को टच करते हुए कोई सर्किल अगर बना दिया जाए, किस प्रकार से, देखो मैं समझाता हूँ, कोशिश करना समझने की। रोम्बस मैं आपको बता चुका हूँ कि होता क्या है। अब अगर रोम्बस के अंदर की तरफ इस प्रकार से चारों साइड्स इक्वल होती हैं, इसके अंदर की तरफ ऐसे कोई सर्किल बना दिया जाए, इस प्रकार से, और इस सर्किल की रेडियस अगर हम लोगों को फाइंड आउट करनी पड़े, इसकी त्रिज्या क्या होगी ये अगर ज्ञात करना पड़े हम लोगों को, तो हमें पता है, देखो बहुत आसान है, ये बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पर इस प्रकार से है तो ध्यान रखना इसके दोनों डायगोनल्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, ये अपने पास d1/2 है और ये अपने पास d2/2 है, और ये इसकी साइड है, भुजा है, विकर्ण, पहले ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं ये बात भी मैंने समझाई, हर क्यों का जवाब दिया है जब ज्योमेट्री पढ़ाई थी। तो जब भी ये लेसन आप लोग देख रहे हो तो पैरेललोग्राम और रोम्बस के अलग अलग वहाँ पर मैंने लेसन डाले हैं 2, उनको आप लोग देखिए, जिससे आपका बेसिक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चंस करते टाइम फिर आप लोग अप्रोच लगाना सीख जाओगे। पहले बेसिक क्लियर करते हैं और फिर क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोग अप्रोच भी इसमें सीख जाओगे। तो यहाँ पर देखिए अपने पास इस प्रकार से यहाँ से एक रेडियस और टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है। तो अपने पास एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, ये एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसकी ये साइड है, ये d1/2 है और ये अपने पास है d2/2, और यहाँ पर एल्टीट्यूड। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या एल्टीट्यूड की लेंथ आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? अगर आपको याद है, और ज्योमेट्री में नहीं, मैंने काफ़ी जगह राइट एंगल में भी पढ़ा है, और कम से कम अभी तक
जब से मैंने लेसन डालने शुरू किए हैं कम से कम मैं 100 बार बता चुका हूँ कि ये अगर कभी भी आप लोगों को फाइंड आउट करनी है तो ये साइड मान लो A है, ये B है और ये अगर C है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है A इंटू बी अपॉन सी होता है। इन दोनों को इंटू करते हैं और कर्ण का भाग देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को ये रेडियस अगर निकालनी है, अंदर वाले सर्कल की रेडियस अगर निकालनी है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना और ये यहाँ पर एल्टीट्यूड है, क्योंकि रेडियस व टेंजेंट के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। क्यों होता है ये चीज़ ज्योमेट्री में सर्किल में देख लीजिए, पता लग जाएगी। तो ये रेडियस अगर निकालनी है तो इन दोनों को तो इंटू करते हैं, d1/2 इंटू d2/2। बेस और हाइट को तो गुना करेंगे और हाइपोटेनस से डिवाइड करेंगे। तो r बराबर d1 इंटू d2 अपॉन 4 इंटू साइड। r की जो वैल्यू है वो हो गया अपने पास d1 इंटू d2 अपॉन 4 इंटू साइड। ये अपने पास r का मान आ जाएगा। अगर अंदर की तरफ कभी भी कोई सर्किल रख दिया जाए और उसकी रेडियस अगर फाइंड आउट करनी पड़े तो उसका फॉर्मूला अपने पास ये होता है। वहाँ पर वो 10 दे, ये इनके दोनों का एक 16 दे दिया, एक अपने पास 24 दे देगा, या एक 32 दे देगा, एक दे दिया 32 और एक दे दिया अपने पास 24, और पूछेगा कि अंदर की तरफ दोनों डायगोनल्स दिए हुए तो साइड निकाल सकते हो। ध्यान रखना साइड उस कंडीशन में नहीं देगा। ये अगर अपने पास 24 है तो ये बचेगा 12, और ये अगर 32 है तो ये बचेगा 16। 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर। तो अपने पास साइड भी आ गई, दोनों डायगोनल्स भी हैं। तो आप लोगों को अगर रेडियस निकालनी पड़े तो हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, कभी भी अगर इसके अंदर सर्किल बनाया जाए उसकी रेडियस क्या होगी। देखो ध्यान देना आप लोग और कोशिश करना सीखने की। इस प्रकार से अगर कभी भी हो अपने पास रोम्बस की ये चीज़ें आप लोगों को पता होगी। रोम्बस के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, जैसे पैरेललोग्राम में थोड़ी देर पहले बताया था। और एडजेसेंट पास वाले कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री। और ये सारी चीज़ें होती क्यों हैं ज्योमेट्री में हम लोग लिख चुके हैं, लेकिन कोई भी स्टूडेंट अगर पहली बार इस चैनल पर आया है तो उसके लिए एक बार मैं 1 मिनट के लिए इन चीज़ों को रिवाइज कर देता हूँ। इधर से यहाँ से एक डायगोनल खींचने पर और दूसरा डायगोनल खींचने पर दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। एक यहाँ पर इस प्रकार से बराबर नहीं होते, दोनों डायगोनल्स बराबर तो नहीं होते, लेकिन ये इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। जैसे ये अगर 10 है, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, और ये 4 है तो ये भी 4 होगा, और ये कोण होता है 90 डिग्री। एक जो विकर्ण होता है इसके क्षेत्रफल को समद्विभाजित करता है। क्यों करता है वो चीज़ें आपको पता है। और ये जो अपने पास नहीं पता तो ज्योमेट्री के वीडियोस देखिए। दोनों विकर्ण जो हैं वो एरिया को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इसमें जो डायगोनल होता है वो कोण समद्विभाजक भी होता है, एंगल बाइसेक्टर भी होता है। इसमें चाहे ये वाला डायगोनल ले लो चाहे ये वाला डायगोनल ले लो, ये कोण समद्विभाजक होंगे हमेशा, और हमेशा एंगल बाइसेक्टर होते हैं, कोण समद्विभाजक होते हैं। ये आप लोग याद रखना। इसमें भी वो प्रॉपर्टी तो है ही, ये चारों में ही लगती है, रेक्टेंगल में भी लगती है, स्क्वायर में भी लगती है, पैरेललोग्राम में भी लगती है और रोम्बस में भी लगती है। ये चारों में ही लगती है। ये वाली जो प्रॉपर्टी है अपने पास रोम्बस की सभी की, जैसे ये अपने पास ए बी सी और डी है तो यहाँ से इसको मिला दिया जाए और यहाँ से इसको मिला दिया जाए। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ये A1 A2 A3 A4 एरिया को डिनोट कर रहा है, क्षेत्रफल को। तो ये सभी में होता है A1 प्लस A3 बराबर होगा A2 प्लस A4 के। सभी में मतलब चारों में। चारों में किस किस में? अपने पास जो चार आकृतियाँ हैं, सबसे पहले स्क्वायर है, फिर अपने पास रेक्टेंगल है, फिर अपने पास पैरेललोग्राम है और उसके बाद अपने पास ये रोम्बस है। वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और अपने पास जो है आयत, इन चारों में ये प्रॉपर्टी लगती है। ट्रिपेजियम में ये वाला पॉइंट, ये वाली प्रॉपर्टी नहीं लगती। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। तो ये आसान पॉइंट थे, एकदम आसान पॉइंट जो मैंने आपको समझाया। प्योर मैंने इसकी मेंचुरेशन आप लोगों को समझाने की कोशिश की, इसके अंदर सिमिलरिटी घुसाकर और वो चीज़ें भी, क्योंकि वहाँ मैं एक बार मेंचुरेशन जो ज्योमेट्री आप लोगों को करवा चुका हूँ उसमें चीज़ें सिमिलरिटी और उसके क्वेश्चंस में करवा चुका हूँ। यहाँ उन चीज़ों को नहीं लाकर प्योर मैंने एक बार मेंचुरेशन समझाने की कोशिश की आप लोगों को, ताकि मेंचुरेशन अलग से समझो, ज्योमेट्री अलग से समझ ली, और जब क्वेश्चंस करेंगे तो दोनों को मिक्स करके क्वेश्चंस कर लेंगे। तो इसको आप लोग पढ़ना। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दोनों चीज़ें आसान थी, दोनों पॉइंट एकदम आसान थे। आप लोग वीडियो को शेयर करते रहो और लाइक तो करना ही है और कमेंट भी करना है। बाकी चीज़ें अगली क्लास में कल शाम को 6 बजे फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।